माँ शारदे को नमन। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पॉलिटी विद एबीसीडी क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, आज हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत 12वीं क्लास है। राजनीति विज्ञान के समकालीन विश्वों में सुरक्षी, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक से संबंधित पहला टेस्ट हमने कर लिया है। आज हम दूसरा टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 15 क्वेश्चन है। MCQ 16 से 30 तक इसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो कि बाहरी बोर्ड परीक्षा हो, चाहे स्कूल व्याख्याता, UGC नेट PhD हो, या अन्य राजनीति विज्ञान से आने वाले प्रश्न हो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, उन सभी के लिए ये उपयोगी वीडियो रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक पर यह आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। चलो बिना देर किए हुए हम चलते हैं आज के अच्छे क्वेश्चनों की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन 16 से शुरू होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा कथन और कारण दे रखा है। कथन ए, 1994 में रवांडा की तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडरा है। कारण आर, प्रतिद्वंदी हुतू जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला। कथन ए क्या है? 1994 में रवांडा की तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया। कारण आर क्या है? प्रतिद्वंदी हुतू जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला। इनके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, कथन ए सही है, कारण आर गलत है। ऑप्शन बी, कथन ए कारण आर दोनों सही है। कथन ए की कारण आर व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन सी, कथन ए कारण आर दोनों सही है। कथन ए कारण आर की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन डी है, कथन ए कारण आर दोनों गलत है। तो बताओ बच्चों, इसमें क्या आंसर सही रहेगा? ऐसे प्रश्नों में हमें कथन और कारण को अच्छे से पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, और इन्हें करते समय सावधानी बरतनी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें कथन और कारण दोनों सही है, और कथन का जो कारण दिया हुआ है वो व्याख्या भी कर रहा है। 1994 में रवांडा की तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया, क्योंकि प्रतिद्वंदी हुतू जनजाति ने कुछ हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला था। इसलिए दोनों सही है और व्याख्या कर रहा है। ठीक है, प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम बिना कुछ देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 17वां क्वेश्चन है। भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहे हैं, उससे संबंधित दिए गए कथनों में से सही है। कथन ए, कथन एक, पाकिस्तान ने 1947-48, ये 47-48 है, ठीक है, 1947, 48, 1965, 71 और 1999 में। कथन सेकंड, चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया। कथन फर्स्ट क्या था? पाकिस्तान 1947-48, 1965, 1971 तथा 1999। और सेकंड कथन, चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। ऑप्शन बी, केवल कथन सेकंड सही है। ऑप्शन सी, कथन फर्स्ट व कथन सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन डी, कथन फर्स्ट व कथन सेकंड गलत है। तो इसमें सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, क्योंकि पाकिस्तान ने 47, 48, 65, 71, 99 पर हमला किया और 1962 में चीन ने किया। ठीक है, आगे चलते हम। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दिया हुआ है। इन कथनों को भी ढंग से पढ़ना है और सावधानी बरतनी है। ये जानकारी के लिए अच्छे कथन के रूप में पूर्ण कथन दिए गए हैं। बाकी वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें भी चेंज कर देते हैं, सन को भी, और उसका भी हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं 18वें क्वेश्चन का। कथन फर्स्ट, भारत के परमाणु परीक्षण के फैसले 1998 में उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। ठीक है। कथन सेकंड, भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। एक बार वापस देख लेते हैं कथन फर्स्ट को। भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले 1998 को उचित ठहराते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। कथन सेकंड, भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था।
ऑप्शन देख लेते हैं, केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी कथन 1 व कथन 2 सही है, ऑप्शन डी कथन 1 व 2 गलत है। तो इसमें सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों कथन सही है। यहाँ पर आपके लिए नॉलेज के लिए बता देता हूँ बच्चों, ध्यान रखना कि भारत के परमाणु जो परीक्षण किया गया था 1998 को, उसको उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने क्या तर्क दिया था, राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न अलग से और बनता है, ठीक है। और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, 1974 में किया था, ठीक है। दूसरा कब किया था, 1998 में। पहला ये, दूसरा ये, इसलिए दोनों ही सही है। अगले प्रश्न की ओर आज का 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक है। आज का 19वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, ऑप्शन बी अपने सुरक्षा हेतु को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदा और संस्थाओं को मजबूत करना, ऑप्शन सी है देश अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचो बताओ बच्चों, क्या राइट आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा आज का उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर सुरक्षा हेतु या सुरक्षा हितों एक ही बात है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, हितों को बचाने के लिए, हेतु को बचाने के लिए, हेतु बैठ नहीं रहा शब्द, इसलिए हितों को बचाने के लिए। तो हमारा 19वें क्वेश्चन में ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि भारत की सुरक्षा नीति के जो प्रमुख घटक है वो सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, ये भी है, अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदा संस्थाओं को मजबूत करना, और ऑप्शन सी देश अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी करना, ये भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक है। आज का अगला प्रश्न हमारा 20वां है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने एशियाई एकता, विउपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन और निरस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की। हमारा क्वेश्चन 20वां क्या है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने एशियाई एकता, विउपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आज का हमारा 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। कथन 1, भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। कथन 2, क्योटो प्रोटोकॉल से वैश्विक तापवृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए। तो कथन क्या क्या है हमारे, कथन 1 है भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। कथन 2 है क्योटो प्रोटोकॉल से वैश्विक तापवृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी कथन 1 और कथन दोनों सही है, ऑप्शन डी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और दोनों सही है। पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। पहले कथन को लेकर थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ मैं भारत के संदर्भ में कि ऐसा एनसीईआरटी बुक में ये दे तो रखी है लाइन ऐसे कैसे कि भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में हमारी ये भी दे रखा है कि भारत ने 2002 में, कब भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अनुमोदन भी किया। तो ये ध्यान रखना 2002 भारत के संदर्भ में विशेष पूछा जाए तो आपको 2002 करना है, न कि 1997, क्योंकि 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उस दौरान भारत गया होगा, लेकिन हस्ताक्षर और अनुमोदित ऑफिशियल या कहे हम
लीगल रूप से तो वो 2002 से माना जाता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए और अनुमोदित कब किया। तो इसका राइट आंसर होगा 2002। ठीक है, तो ये दोनों सही है। अच्छे प्रश्न है ना। आज का क्वेश्चन 22वां, सुरक्षा की अवधारणा कितने प्रकार की है। तो सुरक्षा की अवधारणा कितने प्रकार की है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो सुरक्षा की अवधारणा कितने प्रकार की है। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 प्रकार की। कौन कौन सी। पारंपरिक और दूसरी है अपारंपरिक। ठीक है, 2 प्रकार की कौन कौन सी, पारंपरिक और अपारंपरिक। ये हमारी क्या है, सुरक्षा की अवधारणा से संबंधित। ठीक है, आज का क्वेश्चन है 23वां। आज का क्वेश्चन हमारा है 23वां। आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 23वां, आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया। ऑप्शन दे रखे हमारे सामने 11 दिसंबर 2001, ऑप्शन बी है 11 सितंबर 2001, ऑप्शन सी है 21 नवंबर 2011, ऑप्शन डी है 21 सितंबर 2001। तो बताओ इसका सही राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11 सितंबर 2001। ठीक है, जिसे 9/11 की घटना भी कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन 24वां है, निम्न में से परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व है। 24वां क्वेश्चन क्या हमारा, कि निम्न में से परंपरागत जो सुरक्षा नीति है उसका तत्व है। ऑप्शन ए शक्ति संतुलन, ऑप्शन बी गठबंधन बनाना, ऑप्शन सी अवरोध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व है शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना और अवरोध, तीनों है। आज का अगला क्वेश्चन 25वां है, विश्वास बहाली की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रतिद्वंदी देश एक दूसरे को किस बात का आश्वासन देते हैं। आज का हमारा 25वां क्वेश्चन क्या है कि विश्वास बहाली की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रतिद्वंदी देश एक दूसरे को किस बात का आश्वासन देते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए हमले की योजना नहीं बनाने का आश्वासन, ऑप्शन बी सैन्य टकराव होने का आश्वासन, ऑप्शन सी सैन्य बल निरस्त करने का आश्वासन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, चर्चा नहीं, चर्चा नहीं, चर्चा नहीं। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा। इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हमले की योजना नहीं बनाने का आश्वासन। अगला प्रश्न आज का हमारा 26वां क्वेश्चन है, मानवता की रक्षा की व्यापकतम नजरिए में किस बात पर जोर दिया जाता है। 26वां है क्वेश्चन कि मानवता की रक्षा की व्यापकतम नजरिए में किस बात पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तियों की संरक्षा पे, ऑप्शन बी में से कोई नहीं, ऑप्शन सी है व्यक्ति और समुदायों को अंदरूनी खून खराबों से बचाना और ऑप्शन डी है अभाव से मुक्ति तथा भय से मुक्ति। तो सही राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी अभाव से मुक्ति तथा भय से मुक्ति। ये सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि मानवता की रक्षा के व्यापकतम और संकीर्ण नजरिया होता है। संकीर्ण नजरिए के अंतर्गत तो किसको लेते हैं, व्यक्ति और समुदायों के अंदरूनी खून खराबों से या व्यक्तियों की खून खराबों को लिया जाता है। लेकिन मानवता की व्यापकतम रक्षा के अंतर्गत हम किसको लेते हैं, व्यापकतम में लेते हैं कि जैसे अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, इनसे क्या होता है, आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये व्यापक नजरिए में अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 27वां, निम्नलिखित में से विश्वव्यापी खतरे हैं। निम्नलिखित में से विश्वव्यापी खतरे हैं। ये 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा कंपटीशन में भी आया हुआ है, ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में भी। तो विश्वव्यापी खतरे हैं वैश्विक ताप, ऑप्शन है
फर्स्ट वैश्विक तापवृद्धि, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ऑप्शन सी महामारियाँ, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो विश्वव्यापी जो खतरे हैं वो सभी है, वैश्विक तापवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, महामारियाँ, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन सभी सही है। आज का क्वेश्चन हमारा है 28वां, मानवाधिकारों को कितनी कोटियों में रखा गया है। आज का 28वां क्वेश्चन क्या हमारा कि मानवाधिकार को कितनी कोटियों में रखा गया है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। मानवाधिकार को वैसे तो अन्य कोटियों में रखा जाता है, लेकिन प्रमुख मानवाधिकार कितनी कोटियों में रखा गया है, 3 कोटियों में रखा गया है, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। पहली कोटि है राजनीतिक अधिकारों की, पहली कौन सी है, राजनीतिक अधिकारों की। दूसरी कौन सी कोटि है, दूसरी कोटि है हमारी आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक। और तीसरी हमारी है उपनिवेशीकृत जनता और जाति और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है। आज का हमारा 29वां क्वेश्चन है, वैश्विक तापवृद्धि से समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठने पर बांग्लादेश का कितना प्रतिशत हिस्सा जलमग्न होने का खतरा है। तो 29वां क्वेश्चन क्या हमारा कि वैश्विक तापवृद्धि से समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठने पर बांग्लादेश का कितना प्रतिशत हिस्सा जलमग्न होने का खतरा है। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। ये 29वां प्रश्न कर लिया हमने। आज का हमारा 30वां क्वेश्चन है, मानवाधिकार के अधिकारों के संदर्भ में राजनीतिक अधिकार क्या है। मानवाधिकारों के अधिकारों के संदर्भ में राजनीतिक अधिकार क्या है। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी, ऑप्शन बी आर्थिक और सामाजिक आज़ादी, ऑप्शन सी हथियार रखने की आज़ादी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी। ठीक है, एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम। सोलह क्वेश्चन था हमारा, कथन दे रखे हैं, दोनों कथन सही है और इसकी सही व्याख्या कर रहे हैं। क्वेश्चन 17वां है, भारत पड़ोसी देशों के हमले, 2 कथन दिए हुए हैं, ये दोनों ही सही है। क्वेश्चन 18वां, इसमें भी कथनों पर विचार करना है, दोनों कथन दे रखे हैं, दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन 19वां, निम्नलिखित में से भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक, इसमें सारे ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20वां, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने एशियाई एकता, विउपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की, वो प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 21वां, कथनों पर विचार करना है, 2 कथन दिए हुए, ये दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 22वां, सुरक्षा की अवधारणा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। 23वां क्वेश्चन, आतंकवादी ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, कब किया, 11 सितंबर 2001 को किया। निम्न से परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व है। 24वां क्वेश्चन, शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, अपरोध, उपयुक्त सभी सही है। 25वां क्वेश्चन है, विश्वास बहाली प्रक्रिया के संदर्भ में प्रतिदिन देश एक दूसरे के स्वाद का आश्वासन देते हैं, हमले की योजना नहीं बनाने का आश्वासन देते हैं। क्वेश्चन 26वां, मानवता की रक्षा के व्यापक नजरिए में किस बात पर जोर दिया जाता है, अभाव से मुक्ति तथा भय से मुक्ति पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27वां, निम्नलिखित विश्वव्यापी खतरे हैं, वैश्विक तापवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी सही है। 28वां क्वेश्चन, मानवाधिकार को कितनी कोटियों में रखा गया, 3 कोटियों में रखा गया। 29वां क्वेश्चन, वैश्विक तापवृद्धि से समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठने पर बांग्लादेश का कितना प्रतिशत हिस्सा जलमग्न होने का खतरा है, 20%। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मानवाधिकार के अधिकारों के संदर्भ में राजनीतिक अधिकार क्या है, व्यक्ति और सभा करने की आज़ादी। तो इस तरीके से हमारे आज के 15 क्वेश्चन हो गए। और इस पार्ट में जो विश्व में सुरक्षा से संबंधित पार्ट है, इसको लेकर हमारे टोटल क्वेश्चन 30 हो गए हैं। इसी के साथ ये टॉपिक भी पूरा होता है और ये अध्याय भी आप लोगों का पूरा होता है। देखिए, हम 19-20 मिनट के अंतर्गत लगभग हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप अगर कहीं और जगह वीडियो देखोगे, अच्छे कोचिंग सेंटर को भी देखते हो, ज़्यादातर उन्हीं को आप लाइक, सब्सक्राइब या देखना पसंद करते हो, आप देखा करो कि इन्हीं क्वेश्चनों को वो कितना टाइम लेते हैं आप लोगों का।
और दिखाएंगे, बताएंगे क्या इसके अंदर है। इन्हीं के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे जो आप लोगों को शायद आती होगी या लगभग जानते होंगे। जब क्वेश्चन कराना हो तो क्वेश्चन कराइए ना, जब पढ़ाना हो तो पढ़ाइए ना, जब व्याख्या करना हो तो व्याख्या कीजिए ना। लेकिन लाएंगे 10 क्वेश्चन के बहाने और बताए 1-2 घंटा 1.5 घंटा ऐसे लगा देते हैं। आपको ऐसा यहाँ पर फालतू टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप लोगों के लिए जितने क्वेश्चन रहेंगे लगभग मैंने 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए लिया होगा। आपके 15 क्वेश्चन है, हमने लगभग 20 मिनट के अंतर्गत कर लिया, क्योंकि 2-1 मिनट अपने परिचय में लगाया और थोड़ा बहुत आपको बीच बीच में कुछ चीज़ें होती है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। कल एक अच्छे नए टॉपिक रहेगा आपके, जो कि हरित राजनीति से संबंधित है। वैसे हमारे जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी में हरित राजनीति नाम ने देकर उसको यहाँ दिया गया पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, लेकिन वो फर्स्ट ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर में या राजनीति विज्ञान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में वो हरित राजनीति के अंतर्गत टॉपिक आता है। उसका हम कल वीडियो ला रहे हैं। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।